Welcome to Online Guruji classes. This is part 2 of our lecture series on height and distance. Those who are watching this video for the first time, I request them to watch part 1 before watching this video. Clear? और जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल पे अपलोड किए गए बाकी सारे लेक्चर्स भी एक बार पक्का से देख लीजिए, ठीक है। अभी तक मेजॉरिटी ऑफ चंक मैथ्स का हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। अब बस मेंसुरेशन, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट चैप्टर होगा और इसके बाद हम लोग मेंसुरेशन दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे और मेंसुरेशन भी फिनिश कर लेंगे। क्लियर? ठीक है। एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत मीन्स आपकी तरह ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों को एक ग्रुप मिल जाएगा, ग्रुप के साथ आप लोग स्टडी करोगे तो आपकी स्टडी में और इम्प्रूवमेंट भी होगा। क्लियर? चलो आज हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 कर लेते हैं और जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स पे आते हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। और आई गेस पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, ठीक है। बस क्वेश्चन को समझ के उसे फ्रेम करना ही होता है। बस एक बार आप लोग फ्रेम कर लो तो गलती नहीं होगा। फिगर बनाना होता है बेसिकली, ठीक है। और फिगर में बेसिकली फिगर में भी एंगल का कंसेप्ट होता है, वो एंगल का कंसेप्ट कैसे लेना है वो मैंने आपको पार्ट 1 पे क्लियर कर दिया है। क्लियर? ओके, चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ स्फेरिकल बैलून। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक आई गेस सीजीएल में पूछा नहीं गया है बट इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए आपके में, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, a spherical balloon of radius r subtend angle 60 degree at the eye of an observer, ठीक है। ओके, देखते हैं। एक स्फेरिकल बैलून है, क्लियर, ऑफ रेडियस आर, इस बैलून की रेडियस आर है, ठीक है। सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। कोई एक ऑब्जर्वर है जो नीचे से इस बैलून को देख रहा है, क्लियर। तो उस बैलून का इस आई में कितने का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। और आई से एंगल कैसे बनता है? ऐसे बनता है, देखो ये, ठीक है। हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी करा था, थीटा इज, ये टिग्नोमेट्री पे एक क्वेश्चन भी करा था हम लोगों ने ऐसा, ठीक है, मून वाला जो क्वेश्चन करा था, ठीक है। तो स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड एंगल 60 डिग्री। इस आंखों में कितना एंगल सबटेंड हो रहा है? 60 डिग्री एंगल सबटेंड हो रहा है। क्लियर? ओके। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 60 डिग्री, ठीक है। अब इसका जो सेंटर है, बैलून का सेंटर ये है, ठीक है। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? देखो यहां पर आई पे तो 60, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन तो ये होगा, ये तो यहां जा रहा है जो, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल के साथ देखा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन तो यही हुआ ना, सेंटर से 60 डिग्री है, क्लियर। एंड एच इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, ठीक है। अगर इस सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये क्या है? h इज द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बैलून। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप फॉलोइंग इज करेक्ट? आपको h और r पे रिलेशन निकालना है, क्लियर। अच्छा देखो, मैं यहां से इसे जोड़ दूं तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये क्या है मेरा? आर, रेडियस। अब ये 90 डिग्री क्यों है? आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा है तो आप लोगों को पता है कि
सर्कल के सेंटर से जिस पॉइंट पे, ये तो टेंजेंट हुआ ना, जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रहा है वहां पे 90 डिग्री एंगल होता है। क्लियर? सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। अच्छा, एक और बात बता दूं, आप लोगों के साथ मैं ये डिस्कस भी कर चुका हूं कि जब एक बाहर के पॉइंट से सर्कल पे मैंने टेंजेंट डिस्कस करा था, तो मैंने आपको बताया था ना, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने टेंजेंट्स के थ्योरी, जब हम लोगों ने डिस्कस करा था वहां मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये पूरा 60 है, तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री का होगा और ये कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा, मैं इस ट्राइंगल को नाम भी दे देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ए बी ओ सी। ठीक है। देखो, अब दो एंगल है। ठीक है, इस वाले को तो भूल जाओ, इस वाले इधर वाले से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, इस वाले चंक से इधर इधर पे। देखो क्या होता है ना, जब भी कोई रिलेशन निकालना हो या कोई भी टिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, हम दो ट्राइंगल्स का यूज करते हैं और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखना है कि उन दो ट्राइंगल में कॉमन चीज क्या है। अगर मैं यहाँ ट्राइंगल देखूं तो एक तो है मेरे पास ट्राइंगल, एक है मेरे पास ट्राइंगल ए ओ बी और दूसरा है मेरे पास ट्राइंगल ए ओ सी। दोनों में क्या चीज कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में ए ओ कॉमन है। ठीक है, ए ओ कॉमन है बस। अब इस ए ओ को ही हमें दोनों ट्राइंगल के लिए इक्वेट कर देना है, उससे हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। क्लियर? आप लोगों को देखना है कॉमन कौन सा हिस्सा है ट्राइंगल्स पे। कॉमन क्या है, मेरा ए ओ है, मतलब ये कॉमन पॉइंट है ना, इसी पॉइंट से ही रिलेशन डेराइव होगा आपका हमेशा। क्लियर? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, दो कोई चीज को लिंक करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो कॉमन चाहिए ना, दो चीज तभी तो लिंक हो पाएंगे। और यहाँ पर वो लिंक क्या होते हैं, यहाँ पर वो लिंक ए ओ वो लिंक दे रहा है मुझे। क्लियर? अच्छा, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी देखो, इन ट्राइंगल ए ओ बी पे 1060 डिग्री लिखूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, बट मुझे ये नहीं चाहिए। परपेंडिकुलर तो चाहिए, साथ में मुझे क्या चाहिए, ए ओ चाहिए। क्लियर? और ए ओ क्या है, मेरा हाइपोटेनस है ना इस ट्राइंगल के लिए, तो मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस चाहिए। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो मैं लिखूंगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए ओ। क्लियर? और साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू एच ए ओ। और यहां से आप लोग बोल सकते हो ए ओ इज नथिंग बट इज इक्वल टू 2h/√3। दिस इज योर ए ओ। अब इस ट्राइंगल पे आ जाओ, ए ओ सी वाले पे। इस ट्राइंगल पे ये कितना है, 30 डिग्री है। तो आप यहां पर भी देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, दोबारा साइन लगाओगे, साइन 30 डिग्री लगेगा। साइन 30 डिग्री इज नथिंग बट इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज योर रेडियस आर और हाइपोटेनस इज योर ए ओ। और साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री इज नथिंग बट 1/2। तो आप लोग कहोगे 1/2 इज इक्वल टू आर ए ओ। और यहां से आप बोल सकते हो ए ओ इज इक्वल टू 2r। क्लियर? देखो, ए ओ वो लिंक था, ए ओ दोनों ट्राइंगल का वो कॉमन हिस्सा है जो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो मैंने ए ओ निकाल लिया दोनों ट्राइंगल के लिए। ठीक है, अब ए ओ को इक्वेट कर दो, क्योंकि ए ओ तो सेम चीज है। तो मैं बोल सकता हूं ना 2h/√3 इज इक्वल टू 2 ऑफ r। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, h इज इक्वल टू √3r। क्लियर?
h इज इक्वल टू √3r। क्लियर? ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन सबसे पहली बार कब देखा था मालूम है? मेरी जो दीदी है, मेरी दीदी के बोर्ड के एग्जाम्स पे 10th क्लास पे ये क्वेश्चन आया था प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ दिस स्फेरिकल, मतलब सेम क्वेश्चन था बट उसमें लिखा था h इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, देन प्रूफ दैट h इज इक्वल टू √3r। क्लियर? उनके टाइम पे ये क्वेश्चन आया था और आई गेस ये बात होगी आप लोगों की 2000 से भी पहले की बात हो सकती है। ठीक है, तो उस जमाने का क्वेश्चन है ये, आप लोग सोचो। ठीक है, आप लोग तो अब इतना एडवांस आ चुके हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, होपफुली आप लोग कंसेप्ट सीख गए होंगे कि कैसे रिलेट करना है क्वेश्चंस को। ठीक है ना, मेन बात वही है कि कैसे मैं रिलेट करूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे मैं रिलेशन तक पहुंचू। क्लियर? ओके, कुछ नहीं है, जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन बनने लगता है ना तो कंसेप्ट उसके उतने ही सिंपल बनने लगते हैं। ठीक है, एक कॉमन सा कुछ चीज़ देख लो और उसे ही इक्वेट कर दो, बस हमेशा आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, ठीक है, देखो, A pole is standing vertically inside a scalene triangular park ABC। एक स्केलन ट्राइंगुलर पार्क। स्केलन ट्राइंगल मतलब तीनों हिस्से क्या है, बराबर नहीं है। देखो मैंने भी बना दिया। I said this is A, this is B, this is C। ठीक है, स्केलन ट्राइंगुलर पार्क है ABC। अ पोल इज स्टैंडिंग वर्टिकली इनसाइड अ स्केलन ट्राइंगुलर पार्क ABC। ठीक है, ये एक स्केलन ट्राइंगुलर पार्क है। ठीक है, इस स्केलन ट्राइंगुलर पार्क के बीच में कहीं पर भी एक पोल स्टैंड हो रखा है। से दिस इज माय पोल। ठीक है, ये मैंने ये पोल, ये वाला पोल है। ठीक है, जो स्केच पेन आपको दिख रहा है ना, ठीक है, मैंने सेंटर पे अगर खड़ा कर दिया तो वो पोल हो गया। ओके, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ पार्क इज सेम। ओके, ठीक है, मतलब देखो ये एक पोल है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी ये 3D फिगर है तो इसे समझने की कोशिश करा करो। तो बी से कैसे जाएगा, ये दिखेगा आप लोगों को। क्लियर? आप लोग अपनी कॉपी में करके देखना, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मतलब पॉइंट बी से एक लाइन जो इसके टॉप पे जाके मिल रही है। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट ए से एक लाइन इसके टॉप पे जाके मिल रही है। सिमिलरली सी से एक लाइन जो टॉप में जाके इससे मिल रही है। क्लियर? ठीक है, वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब ये 3D फिगर पे है। ठीक है ना, ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये हाइट पे है, ये से h हाइट पे है, यहाँ पर है। क्लियर? अब इसे ऐसे ही समझना पड़ेगा, ये हाइट पे है, से यहाँ पर है, h हाइट पे है, और यहाँ से मैं उस हाइट को छू रहा हूँ, उसके टॉप पे छू रहा हूँ। यहाँ से भी उसके टॉप को मैं गया और यहाँ से भी उसके टॉप तक मैं गया। ठीक है, ये आपको मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। क्लियर? क्लियर? देखो आप लोग अपनी कॉपी में करके देखना। ठीक है, एक स्केच पेन ऐसे रख दो, एक स्केच पेन बी से इस पे रख दो। ठीक है, तो ये ऐसे रख दिया। क्लियर? और बीच में ये एंगल बना होगा ना, नीचे दो स्केच पेन ब्लैक और रेड, और नीचे जो बेस में जो बना होगा, ठीक है, वो एंगल तीनों के लिए सेम है। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, देखो अगर मैं बी पॉइंट के लिए लिखूंगा तो मुझे पता है पोल की हाइट तो कांस्टेंट है। पोल की हाइट तो कांस्टेंट है ना, पोल की हाइट तो चेंज नहीं हो रही है। तो बी पॉइंट से अगर मैं लिखूंगा, से मैं 10 लगाता हूँ, क्योंकि मुझे बेस निकालना है ना, तभी मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ। मैं इससे ओ बोल देता हूँ। अगर मैं लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होगा, ओ बी को जो जोड़ रहा होगा नीचे वाले को। ठीक है, देखो ये पोल है, एक तो बी से इसके टॉप में जा रहा है लाइन, एक बी से बेस से इसके बेस में जा रहा है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला क्या होगा, ये जो यहाँ से यहाँ जा रहा है ये हाइपोटेनस होगा, और जो बेस जा रहा है ये बेस होगा।
तो अगर मैं यहाँ ये जो एंगल बना इस एंगल पे लगाऊं टेन थीटा, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस को मैंने क्या लिया है, OB, ये होगा इस वाले के लिए। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर, ये OB था, ये OC हो जाएगा से, क्लियर। और इसके लिए क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो पोल की हाइट हो जाएगी और से OA हो जाएगा, क्लियर। अब देखो, क्योंकि मुझे ये पता लगाना है ये पॉइंट सेंट्रॉइड है, सर्कम सेंटर है, इन सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, तो मुझे बेस वाला निकालना पड़ेगा ना, OB, OC और OA के बीच में एक्चुअल में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो OB होगा वो P tan थीटा होगा, क्लियर। जो OC होगा वो क्या होगा, ये भी P tan थीटा होगा, और जो OA होगा ये भी क्या होगा, P tan थीटा होगा। अब थीटा तो सेम है सबके, इसके लिए उसने क्या बोला है, देखो, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ पार्क इज सेम, मतलब थीटा इज सेम। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ जो OB है वो OC है और वो इक्वल टू OA है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वर्ट B से, A से और C से, तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस क्या है, सेम है, क्लियर। तो ज्योमेट्री पे हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है, पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल, ठीक है। अगर दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस, तो ये क्या होता है, ये वो सेंटर ऑफ सर्कल है जो जिसकी पॉइंट से अगर मैं सर्कल बन रहा हूं तो वो क्या करता है, इन सारों को छू के निकलता है। ज्योमेट्री में पढ़ा है, आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा कुछ नहीं, ये मेरा सर्कम सेंटर का पॉइंट है, क्लियर। क्लियर, ठीक है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ नहीं था इस पे, वो अबली सॉल्व हो जाता, क्लियर। सेंट्रॉइड हो नहीं सकता, इन सेंटर हो नहीं सकता, ऑर्थो सेंटर नहीं है, ये क्या है, ये सर्कम सेंटर। क्यों सर्कम सेंटर पे, आपको पता है कि सर्कम सेंटर इज द पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल जिसकी की डिस्टेंस उसके वर्टाइसिस से सेम होती है। तो ये क्या है, ये मेरा सर्कम सेंटर है, क्लियर। ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है ये बात आप लोगों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The angle of elevation of the top of a tower from 2 points P and Q at a distance m square and n square respectively from the base and in the same straight line with it are complementary। ठीक है, कोई नहीं, वो बोल रहा है एक टावर है, से दिस इज माई टावर, इस पे दो पॉइंट है सेम स्ट्रेट लाइन पे, एक P है और एक Q है। दिस इज P, दिस इज Q एट अ डिस्टेंस ऑफ m स्क्वायर और n स्क्वायर। क्लियर। द हाइट ऑफ द टावर, वो हाइट ऑफ द टावर बोल रहा है, तो मैं हाइट ऑफ द टावर को क्या मान लेता हूँ, h मान लेता हूँ, क्लियर। इस ट्राइंगल को अगर नेम दे दो, इसे A कर दो, इसे B कर दो। अच्छा, एंगल के बारे में एक चीज बोला गया है कि एंगल क्या है आपके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ये बात मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स जिनके सम कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, क्लियर। और सप्लीमेंट्री के सम 180 डिग्री होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा,
क्लियर। आप किसी को भी अगर आप इसे थीटा मानते हो तो ये क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर। ओके देखो आपको परपेंडिकुलर है, आपके पास बेस है, तो आप लोग क्या लगाओगे 10 लगाओगे। तो इस ट्राइंगल के लिए मैं लगा दूं तो मैं बोलूंगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच अपॉन बेस एम स्क्वायर। क्लियर। मैं इस वाले ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के लिए लगा दूं तो मैं बोलूंगा टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज नथिंग बट एच अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर। अच्छा अब देखो, अब यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री उसने दिया है क्वेश्चन में, तो सीधा सीधा आप लोगों के दिमाग पे स्ट्राइक होना चाहिए कि यार कॉम्प्लीमेंट्री दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लीमेंट्री का ही कोई कंसेप्ट लगने वाला होगा। अच्छा अगर मैं देखूं 1090 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो आप इसे हटा दो 1090 माइनस थीटा को कॉट थीटा हो गया। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गया, ये मेरे पास इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर। अच्छा अगर आप देखो, अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये वाला साइड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल्स के क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे ही सॉल्व होते हैं, वो मल्टीप्लाई ही करते हैं आप लोग, इजिली वो सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर। तो अगर मैं 1 इंटू टू करूँ तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा टेन थीटा यहाँ आ जाएगा इंटू कॉट थीटा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एच स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। और टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा को बोल दो 1 अपॉन टेन थीटा होता है, तो ये तो कैंसिल आउट होके 1 होने वाले। क्लियर। तो मैं यहां से बोल सकता हूं माई एच स्क्वायर इज एम स्क्वायर एन स्क्वायर। क्लियर। और यहां से मैं बोल सकता हूं एच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर एन स्क्वायर, तो एच इज एम एन। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस पे। 1 और 2 आया, आपने देखा 10 और कॉट बन रहा है, आपको पता है ये अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो ये तो आपस में ही एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है ना। या तो आप इसे वैसे भी कर सकते हो कि भाई अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इस 10 कॉट थीटा को 10 थीटा करके उसकी वैल्यू यहां पर डाल दो। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते थे। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, अगर आप लोगों को ये स्ट्राइक नहीं होता कि मल्टीप्लाई करने पे ये 1 आ रहा है, तो आप लोगों को इतना तो स्ट्राइक हो रहा था ना कि कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एन स्क्वायर है बोल के, इतना तो स्ट्राइक था। और कॉट को आपको पता है क्वेश्चन 10 पे, तो मैं कॉट को चेंज करूंगा तो मैं बोलता 1 अपॉन टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एच ओवर एन स्क्वायर। क्लियर। मुझे यहाँ पे टेन थीटा चाहिए तो मैं रेसिप्रोकल करूंगा, तो मैं लिखूंगा टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर ओवर एच। तो इसकी जगह अब मैं रिप्लेस करके ये डाल देता हूँ, इस 10 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एन स्क्वायर ओवर एच। तो दोबारा सेम आ गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर एन स्क्वायर। अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं हो रहा है कि ये मल्टीप्लाई होके 1 होते हैं तो आप लोग सिंपली ऐसे कर सकते हो। क्लियर। क्लियर। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। ओके, एक लेक है, एक लेक है, सपोज दिस इज द टॉप सरफेस ऑफ लेक, और ये लेक है मेरा। ये लेक है और कहीं ऊपर एक क्लाउड है। क्लियर।
Okay, the angle of elevation of a cloud from a point 200 meter above a lake is 30 डिग्री. इस लेक से 200 मीटर ऊंचाई से 200 मीटर ऊंचाई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस क्लाउड के लिए बन रहा है, दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. ठीक है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनता है, ये 30 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, मतलब इसकी जो रिफ्लेक्शन है जो यहाँ नीचे बन रही होगी कहीं, ठीक है, मैं बोल देता हूँ यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब आप ऊपर से जब इसे देख रहे हो नीचे की तरफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना बन रहा है, ये हुआ ना एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री. यहां मत लिख देना एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री. ठीक है, मैंने आपको बताया है, आप जहां पर भी खड़े हो आपके आंखों से सीधा एक लाइन खींचना. ठीक है, जिस पॉइंट पे भी आप हो, यहाँ पर ये 200 मीटर पे है, इससे एक सीधा लाइन खींचोगे, इसी से एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, इसी से एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा. ये नहीं कि इसे 60 डिग्री कर दिया और फिर इसे 30 कर दिया, वो गलत हो जाएगा. क्लियर? जिस पॉइंट से लेना है ना, उस पॉइंट को रेफरेंस लेकर एक स्ट्रेट लाइन खींच दो वहां से पैरेलल, जो भी अगर बेस मिल रहा है तो एक स्ट्रेट खींचा, इस स्ट्रेट लाइन से ही एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को मेजर किया जाता है. क्लियर? ओके. अच्छा, रिफ्लेक्शन का अगर फिनोमेना पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता है कि अगर इस क्लाउड की हाइट h हाइट है से, तो नीचे भी कितनी हाइट रही होगी, h ही रहेगी. ठीक है ना, जितना ऊपर है वो उतना ही नीचे पानी के उसका इमेज भी क्रिएट होगा. क्लियर? द हाइट ऑफ द क्लाउड इज. ठीक है, अब यहाँ पे पहले थोड़ा देख लो, ये 200 मीटर है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 200 मीटर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस 200 मीटर. इतना लिख लो. ओके, अब आपके पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पर. क्लियर? देखो, एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ ओ ए बी. एक ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ओ ए बी डैश बोल देता हूँ इसे. ये दो ट्राइंगल है आपके पास. क्लियर? इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन कौन सा हिस्सा है, बस वही तो ढूंढना है. इन दोनों ट्राइंगल में ओ ए कॉमन है, ओ ए दोनों ट्राइंगल में कॉमन है. बस मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया. और ओ ए है क्या, ओ ए तो बेस है मेरा. ठीक है, देखो ये 90 होगा. अब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो यहाँ पे क्या लगेगा 10, तो आप लोग लिखोगे 10 ऑफ 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्या होगा, h माइनस 200 ओवर बेस, और 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3. तो आप लिखोगे ओ ए इज नथिंग बट √3 ऑफ h माइनस 200. क्लियर? अब सिमिलरली आ जाओ इस ट्राइंगल के लिए ओ ए बी डैश के लिए. ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, तो क्या लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस है तो 10 ऑफ 60 डिग्री. 1060. परपेंडिकुलर क्या है, h प्लस 200, बेस क्या है, ओ है, और 1060 डिग्री कितना होता है, √3. तो आप लिखोगे √3 ओ ए इज इक्वल टू h प्लस 200, और यहां से लिखोगे ओ ए इज इक्वल टू √3. दोनों ओ ए आ गए, दोनों ओ ए को इक्वेट कर देते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, √3 .
ठीक है, ये √3 यहाँ पे गया तो ये 3 हो गया, तो ये हो गया 3h माइनस 600 इज इक्वल टू h प्लस 200। ये h यहाँ पर आया तो ये हो गया 2h, ये वहाँ पर गया प्लस हो गया तो ये आ गया 800। यहाँ से h कितना आ गया मेरे पास, चाहिए मेरे पास 400। क्लियर? तो हाइट ऑफ क्लाउड कितनी है? हाइट ऑफ क्लाउड है 400 मीटर्स। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ठीक है, तो बेसिकली टिग्नोमेट्री में आप लोगों ने सीखा क्या सीखा पूरा टिग्नोमेट्री पढ़ के? टिग्नोमेट्री में मेरे हिसाब से जो एक तो जो एंगल का कंसेप्ट जो मैंने आप लोगों से पार्ट 1 पे डिस्कस करा था, क्लियर, कि जैसे जैसे अब वो मैं आप लोग बेस के पास आते जाओगे एंगल बढ़ता ही जाएगा। क्लियर? अगर सेम पे है, ये 2 केस थे एंगल के, दोनों मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था। इस पार्ट में क्या देखा मैंने, अगर मेरे पास 2, 3, 4 ऐसे ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो मैंने क्या करना है, ट्राइंगल्स पे जो चीज कॉमन है 2 ट्राइंगल में उस चीज को इक्वेट कराना है। क्लियर? इक्वेट कैसे कराना है वो तो आई गेस आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, और मैंने इतना तो डिस्कस कर लिया है कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे फिगर बनानी है सबसे पहले तो एक्यूरेटली, उसके बाद जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है उस चीज को इक्वेट करना है। बस उस चीज को इक्वेट कर लिया मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर? ओके, होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और होपफुली आपको टिग्नोमेट्री के कंसेप्ट जो है वो समझ में आ भी गए होंगे इतना कंसेप्ट करने के बाद। क्लियर? अगर अब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो बाद में हम लोग टिग्नोमेट्री को मेंस के टाइम पे दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, थोड़े से टफ क्वेश्चंस। ठीक है, अभी प्री लेवल के लिए इतना क्वेश्चंस काफ़ी रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग इतने क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हो तो ये बहुत है आप लोगों के लिए। क्लियर? बाकी आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पक्का से सॉल्व करना है इस बार। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो मुझे जितना है कि पुराने क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एसएससी को अपना एक क्वेश्चन बैंक क्रिएट करना है। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक क्रिएट करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ इकट्ठा करना है, तो नए क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी कम है बहुत ही। ठीक है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैथ्स के क्वेश्चंस जो पुराने क्वेश्चंस होंगे वो रिपीट होंगे। ठीक है, तो आप लोग उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लियर? ओके, होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए। ठीक है, कमेंट्स कीजिए, शेयर्स कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा के साथ। ठीक है, ओके, अब हम इसके बाद दोबारा से मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे और फटाफट मेंसुरेशन को ख़त्म करेंगे। ओके, थैंक यू।